हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पंकज, आपके अपने यूट्यूब चैनल द सेलेक्ट पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जीएस में इतिहास पढ़ रहे थे और इतिहास हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास की शुरुआत कर चुके थे। इसमें आप लोगों ने इस्लाम धर्म का उदय पढ़ा था और प्रारंभिक 3 लोगों के आक्रमण, कौन कौन? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के। मोहम्मद गोरी का आक्रमण आपको लास्ट वीडियो मिली थी, बीच में कई दिन गैप हुआ था, लेकिन अब फिर से हम कंटिन्यू होंगे। तो मोहम्मद गोरी के आक्रमण, उसके साथ साथ हम लोग ये भी देख लिए थे कि गुलाम वंश की स्थापना की पृष्ठभूमि किस तरीके से तैयार होती हुई, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों, पहला सल्तनत काल का पहला वंश। इसे सल्तनत काल की भी उपमा दी जाती है, यानी कि गुलाम वंश की जहां से स्थापना होती है वहां से लेकर जब तक भारत में मुगल वंश की स्थापना नहीं हो जाती तब तक के इतिहास को सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। अगर इसको हम समय में देखें तो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक के समय को, चलिए मैं यहाँ जगह पे हर बगल में मैं लिख देता हूँ, 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक के बीच के समय को कहा जाता है सल्तनत काल। और सल्तनत काल के बाद 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और इस युद्ध में बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित कर सल्तनत काल की सत्ता वहीं से समाप्त करता है। तो हम लोग सल्तनत काल की शुरुआत कर रहे हैं और सल्तनत काल में देखते हैं कौन कौन से वंश गद्दी पर बैठे हैं। और उनमें पहला वंश होता है गुलाम वंश। फिर गुलाम वंश में कितने शासक हुए हैं, कौन शासक आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, कहाँ से सवाल अधिक आते हैं और कहाँ से सवाल कम आते हैं, उसी आधार पर हम एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं सल्तनत काल में। देखिए कुल महत्वपूर्ण 5 वंश हुए हैं। 5 वंश, नंबर 1 होता है गुलाम वंश। पहला वंश होता है गुलाम वंश। दूसरा वंश होता है खिलजी वंश, खिलजी वंश। और दोस्तों तीसरा वंश जो होता है वो होता है तुगलक वंश, तुगलक वंश। और चौथा जो वंश होता है वो होता है सैयद वंश। और लास्ट में जो है सल्तनत काल का जो अंतिम वंश है उसको कहा गया है लोदी वंश। तो इतने 5 राजवंश सल्तनत काल में दिल्ली को केंद्र बिंदु मानकर सत्ता स्थापित करते हैं और अपनी अपनी क्या बोलते हैं सत्ताएं संभालते हैं। तो चलिए ये 5 राजवंश है। इन 5 राजवंशों का कभी कभी एग्जाम में क्रम पूछ लिया जाता है कि इनका सही क्रम क्या होगा, कि पहले गुलाम, तुगलक, सैयद, लोदी, खिलजी, इस तरीके के करके आपको 50 ऑप्शन मिल जाता है। तो बड़ा बेहतर तरीका है इसको याद करने का। एक ट्रिक है, आप हो सकता है जानते भी होंगे, जो लोग हमसे ऑफलाइन क्लास किए होंगे वो जरूर जानते होंगे। देखिए याद रख लीजिए, गुलाब, मैं यहाँ पे ट्रिक लिख के दे देता हूँ, आप उसको नोट कर लीजिएगा। गुलाब खिले तो सांस लो, शब्द है गुलाब खिले तो सांस लो। अब हम सब जानते हैं कि गुलाब एक सुगंधित फूल है और अगर गुलाब खिला है और तब आप सांस लेंगे तो और बेहतर होगा। बस यही इतना याद रखना है आपको, गुलाब खिले तो सांस लो। चलिए इसमें आप देखेंगे 5 राजवंश हैं आपके सामने। इसमें 1 2 3 4 5 शब्द मिल रहे हैं और ऊपर 5 राजवंश हैं। देखते हैं, देखिए एक पहला ये गुलाब, दूसरा खिलजी, तो से तुगलक, सांस से सैयद, लो से लोदी। आपको 5 राजवंश मिल गए। चलिए आइए देखते हैं। अब गुलाब से क्या याद करेंगे आप? गुलाम वंश याद करेंगे। खिले से क्या याद करेंगे? खिलजी वंश याद करेंगे। तो से क्या याद करेंगे? तुगलक। सांस से क्या याद कर लेंगे आप लोग? सैयद याद कर लेंगे। और लो से आप लोग क्या याद कर लेंगे? लोदी वंश याद कर लेंगे। हो गया क्रम, यही क्रम है इनका। गुलाब खिले तो सांस लो यानी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लास्ट में कौन सा वंश है? लोदी वंश है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इनको देख लेते हैं कौन कितनी सत्ता किस राजवंश की कितने समय तक या कब तक सत्ता रही है।
हमको यही देखना है। तो इसको भी देखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कई बार एग्जाम में इनसे ये पूछ लिया गया। देखिए मैं वहीं पे फोकस ज्यादा करने की कोशिश करता हूँ जहां से सवाल पूछे जाते हैं, और जैसे सवाल पूछे जाते हैं यदि उन सवालों को बेस बनाकर हम आगे बढ़ेंगे तो आपको भी बेहतर समझ में आएगा और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आइए देखते हैं सवाल क्या पूछ लिया जाता है एग्जाम में। सवाल पूछ लिया जाता है कि सल्तनत काल में सबसे कम शासन करने वाले राजवंश का नाम क्या था। उसके बाद या तो सबसे ज्यादा शासन करने वाले राजवंश का नाम क्या था। तो ये कैसे याद होगा, कैसे याद होगा? तो इसके याद करने के लिए आपको सबका सन तो पता होना चाहिए, और यहीं पर हम देख लेते हैं कौन सबसे ज्यादा शासन किया है और कौन सबसे कम शासन किया है। तो चलिए गुलाम वंश की बात करते हैं। गुलाम वंश शासन किया है 1206 ईस्वी से चालू करता है और 1290 ईस्वी। पहला शासक इसका होता है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, जैसा कि आपको पता है। अभी हम स्टार्ट करते हैं, इसको बताते भी हैं। और अंतिम शासक होता है क्यूमर्स। तो गुलाम वंश की सत्ता होती है दिल्ली पर 1206 ईस्वी से लेकर 1290। चलिए आइए देखते हैं अगला खिलजी वंश। खिलजी वंश की सत्ता होती है 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी। ये किसकी सत्ता है? ये होती है खिलजियों की सत्ता। उसके बाद हम बात कर लेते हैं तुगलक वंश की। तुगलक वंश की सत्ता होती है 1320 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक। ये किसकी सत्ता होती है? ये हो जाती है तुगलक वंश की। अगला है सैयद वंश। सैयद वंश की सत्ता होती है 1414 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक। ये सत्ता किसकी होती है? ये होती है सैयद वंश की। लास्ट में बचा है आपके पास लोधी वंश। 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक जो सत्ता होगी वो लोधी वंश की सत्ता होगी। तो ये आपके पांचों राजवंश का समय मिल गया। अब देख लेते हैं किसका सबसे कम है और किसका सबसे ज्यादा है। तो सबसे कम होगा या तो खिलजी का या तो सैयद का। तो चलिए आइए देख लेते हैं। इनकी सत्ता है केवल 30 साल। कितनी सत्ता है इनकी? 30 साल। 14 10 24 10 44 इनका ज्यादा है। तो सबसे कम शासन करने वाला वंश कौन सा था? वो था खिलजी वंश। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि सल्तनत काल में वह कौन सा वंश था जिसकी सत्ता सबसे कम दिनों तक थी, तो उसको क्या बताएंगे आप सब? खिलजी वंश। चलिए आगे अब देख लेते हैं कौन सबसे ज्यादा किया है। तो सबसे ज्यादा सत्ता शासन करने वाले शासक है जो वंश है वो कौन सा है? तुगलक वंश है। तो आपको सवाल दोनों के जवाब मिल गए। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए अब हम स्टार्ट करेंगे गुलाम वंश। तो सल्तनत काल में क्रमशः 5 राजवंश आप एक ट्रिक के माध्यम से जान लिए, और इनमें सबसे कम कौन शासन किया है और कौन सबसे ज्यादा शासन किया है यह भी जान लिया आपने। तो चलिए अब आप सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए गुलाम वंश, और गुलाम वंश को हम डिटेल में पढ़ते हैं। गुलाम वंश या इसको दास वंश भी कहा जाता है। आप ये जानते हैं कि इस वंश का संस्थापक या जो भी योग्य शासक हुए हैं वो प्रारंभिक जीवन में दास ही थे, या यूं कहें कि इस वंश के अधिकतर शासक दास ही थे या तो गुलाम थे अपने स्वामियों के, जो अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर एक दास से उठकर कहां तक पहुंचे? सुल्तान के पद तक पहुंचे, सुल्तान की गद्दी को हासिल करने में सफल हुए। तो चलिए आइए देखते हैं गुलाम वंश और दास वंश। गुलाम वंश का देखिए पहला शासक जिसको संस्थापक माना जाता है, आपको पता है कि उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है और पहला शासक भी माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल माना जाता है 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक। याद करिएगा। अभी आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को जब पढ़ाएंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में डिटेल में बताएंगे। चलिए दूसरा शासक, किताबों में जिक्र इनका नहीं मिलता है, लेकिन हाँ एक शासक ऐबक और इल्तुतमिश के बीच एक और शासक था जो कुछ ही महीनों तक शासन किया था। उसका नाम था आराम शाह। आराम शाह और बहराम शाह दो अलग अलग शासक हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। 1210, केवल 1210 में ये कुछ महीनों के लिए गद्दी पर बैठता है। उसके बाद आराम शाह की हत्या करता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश आप जानते हैं सल्तनत काल का
या गुलाम वंश का प्रसिद्ध शासक है, महान शासक है। इल्तुतमिश की सत्ता होती है 1210 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक। उसके बाद इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो इल्तुतमिश का ही पुत्र था। जबकि आप जानते हैं इल्तुतमिश मरने से पहले अपनी उत्तराधिकारी अपने पुत्रों को नहीं बल्कि अपनी पुत्री रजिया को बनाया था। लेकिन इल्तुतमिश के मृत्यु के पश्चात रुकनुद्दीन की माता शाह तुर्कान षड्यंत्रों के माध्यम से रजिया के स्थान पर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठाती है। तो ये है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इसकी सत्ता होती है मात्र 1236 ईस्वी में कुछ महीनों के लिए। उसके बाद अगला जो शासक बनेगा या शासिका बनेगा, जिसे भारत का पहला महिला सुल्ताना या अंतिम महिला सुल्ताना भी माना जाता है, वो इसलिए क्योंकि इसके पहले कोई महिला सुल्तान नहीं बनी और इसके बाद भी कोई महिला सुल्तान नहीं बनी, इसलिए रजिया सुल्ताना को पहला और अंतिम सुल्ताना भी माना गया है। तो दूसरा है रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना की सत्ता थी 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक, 4 साल। आगे चलते हैं। रजिया की मृत्यु के पश्चात उसका भाई बहराम शाह मृत्यु क्या उसकी हत्या की गई। बहराम शाह गद्दी पर बैठता है। उसकी सत्ता होती है 1240 ईस्वी से लेकर 1242 ईस्वी तक, मात्र 2 साल। बहराम शाह की मृत्यु के पश्चात गद्दी पर बैठता है अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह की सत्ता होती है 1242 ईस्वी से लेकर 1246 ईस्वी तक। यह था अलाउद्दीन मसूद शाह का शासनकाल। इतना यदि आप लोग नोट कर लिए हैं या स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो हम ऊपर के कुछ और सुल्तानों के नाम मिटा के तब आपको डिटेल में बताते हैं इसके बाद पश्चात और कौन कौन शासक हुए हैं। तो चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं, और नहीं नोट किए होंगे तो वीडियो को बैक जाके फिर से नोट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन मसूद शाह हो गया। अब इसके बाद बैठता है नासिरुद्दीन मोहम्मद, और नासिरुद्दीन मोहम्मद की सत्ता होती है 1246 ईस्वी से लेकर 1266 ईस्वी तक। ये कौन है? नासिरुद्दीन मोहम्मद। उसके बाद इसके ससुर भी था, और क्योंकि बलबन का दामाद ही नासिरुद्दीन था तो फिर अगला गद्दी पे जो बैठता है उसका नाम है बलबन, और बलबन इस वंश का फेमस शासक है। तो बलबन की सत्ता होती है 1266 ईस्वी से लेकर 1286 ईस्वी तक। आप याद अच्छे से कर लेंगे कि इन दोनों शासकों की सत्ताएं 20-20 साल की हैं। उसके पश्चात फिर गद्दी पर बैठता है कैकुआद बलबन का पुत्र था। कैकुआद और क्यूमर्स कुछ ऐसे नाम हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति के हिसाब से कुछ अलग से लगते हैं। तो ये क्यों अलग हैं? बलबन एक्चुअली क्या बोलते हैं कि दूसरे देशों की संस्कृति को उसमें कहा जाता है कि वो फारस के शासकों के नाम पर ही आएंगे आगे, तो वहां बताएंगे कि वो अपना पूरा राजत्व सिद्धांत, अपने दरबार की शान और शौकत, यहाँ तक कि नवरोज जैसे त्योहार, ये सब फारसी त्योहार, इन सबको मनाना, इसके साथ साथ अपने पुत्रों और पौत्रों का नाम भी उनकी संस्कृति के हिसाब से रखा। इसीलिए कैकुआद, और कैकुआद के बाद जो अगला शासक आएगा क्यूमर्स, उसका भी नाम भारतीय संस्कृति से कुछ अलग सुनने में लगता है। तो कैकुआद जो है इसकी सत्ता थी 1286 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। उसके बाद जो सुल्तान बनता है उसका नाम है क्यूमर्स गुलाम वंश का या दास वंश का अंतिम शासक माना जाता है। यह एक छोटा बच्चा था। कुछ अमीरों ने मिलकर उसे गद्दी पर बैठाया था, और जलालुद्दीन फिरोज तुगलक को उसका संरक्षक बनाया गया था। क्या नाम बताया मैंने? क्यूमर्स। उसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एक दिन इसे सफेद चादर में लपेटकर यमुना नदी में फेंक देता है, और यहीं से क्यूमर्स की मृत्यु हो जाती है। और उसकी मृत्यु के साथ साथ गुलाम वंश का अंत भी हो जाता है, क्योंकि अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश की स्थापना करता है। तो ये था अंतिम शासक। तो इतने शासक हुए हैं।
अगर आप नोट कर लिए हो तो अब आप हेडिंग लगाइए कुतुबुद्दीन ऐबक। अब हम देख लिए कि सल्तनत काल में कौन कौन से राजवंश सत्ता में आए, किसका कितना शासनकाल था। उसके बाद उसमें से हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया गुलाम वंश, और गुलाम वंश में हम लोगों ने ये देखा कि कौन शासक थे, कौन कितना समय तक शासन किया, सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया। चलिए फिर साफ करते हैं इसको। अब हेडिंग लगाइए गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में। कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में पढ़ते हैं, उसके जीवन परिचय को देखते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यों को दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है, एक मोहम्मद गोरी के सहायक के रूप में, और नंबर टू शासक के रूप में। क्योंकि वह शुरुआत में मोहम्मद गोरी का दास था होने के साथ साथ अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर वो अमीर याकूब जैसे पदों पर पहुंचा। उसके बाद सूबेदार तक बन गया मोहम्मद गोरी का। तो ये उस समय वो गोरी के सहायक के रूप में अपने स्वामी भक्त के रूप में काम करता रहा। लेकिन जैसे ही मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु आपको पता होना चाहिए 15 मार्च 1206 को होती है। तो 15 मार्च 1206 को मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात 14 जून 1206 को गद्दी पर बैठता है कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन वह कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया, वह मलिक या सिपह सालार की उपाधि धारण किया था। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि वह कभी दास्ता से मुक्त नहीं हुआ था, कभी गुलामी से मुक्त नहीं हुआ था। क्योंकि मोहम्मद गोरी की मृत्यु आपको पता है असामयिक हुई थी, अचानक हुई थी, इसलिए मोहम्मद गोरी उसे दास्ता से मुक्त नहीं कर सका था। इसीलिए कुछ विद्वान कुतुबुद्दीन ऐबक को पहला सुल्तान मानने को तैयार नहीं होते, या उसे संस्थापक नहीं माना जाता गुलाम वंश का। इसके बदले इल्तुतमिश को कहा जाता है कि वह वास्तविक संस्थापक था किसका? गुलाम वंश का। तो चलिए ये विवाद का विषय है, लेकिन उसके कार्यों से मोहम्मद गोरी की अनुपस्थिति में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो यहाँ पर आता, विजय करके अपने विजित प्रदेशों को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर स्वयं गजनी चला जाता था। तो उसकी अनुपस्थिति में यहाँ पूरी शांति व्यवस्था बनाए रखना, एक एक करके कई राज्यों को गोरी के साम्राज्य में मिलाना, और उसकी मृत्यु के पश्चात जब एक गोरी के जब तक जीवित था तब तक यहाँ पे भारतीय हिंदू राजवंश जो थे उनको ये लगता था कि गोरी की मृत्यु के पश्चात वो स्वतंत्र होंगे, सर उठाएंगे, लेकिन फिर से उनको दबाने का काम किया कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके की एक नींव तैयार होनी चाहिए वो काम कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया है, और इसलिए उसको इन कार्यों, उसकी इन उपलब्धियों को देखते हुए हम इस बात से नहीं नकार सकते कि गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, और पहला तुर्क शासक भी था। तुर्क शासक पहला था और उसके साथ साथ गुलाम वंश का संस्थापक भी था। हाँ, वो अलग बात है कि वो सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ वो पहला सुल्तान नहीं था। लेकिन आप सोचिए जो गद्दी पर बैठ रहा है, जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं को संभाल रहा है, तो वो फिर कैसे नहीं हो सकता? तो ये विवाद का विषय है, अपने अपने मत का विषय है, तो वो मत अलग चीजें हैं। लेकिन आपसे सवाल पूछा जाएगा कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक बताइएगा। पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक बताइएगा। जब वास्तविक संस्थापक पूछेगा तभी आप इल्तुतमिश बताइएगा। तो ये चीजें चलती रहेंगी। अभी हम इल्तुतमिश में आएंगे तो इस बात को फिर वहां पे रिपीट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कुतुबुद्दीन ऐबक। हेडिंग लगाइए सब लोग, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल आपको पता ही है, 1206 ईस्वी से 1210, बहुत कम समय में उसकी सत्ताएं थी। चलिए इसके हम जीवन परिचय स्टार्ट करते हैं। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का जो जन्म हुआ था वो 1150 ईस्वी में हुआ था। 1150 ईस्वी में ऐबक का जन्म हुआ था। देखिए ऐबक के प्रारंभिक जीवन के विषय में बहुत विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती, क्योंकि उसका जो जन्म 1150 में हुआ था वो भी हुआ था तुर्किस्तान में। अब तुर्किस्तान से
या उस समय हम मध्य एशिया के क्षेत्र में देखें तो मानव का क्रय विक्रय यानी दासों का क्रय विक्रय एक प्रचलन था। उस समय लाभ का व्यापार माना जाता था। कई ऐसे व्यापारी होते थे जो इन लड़कों को, इन बच्चों को पकड़ के उनको दास बनाते थे। दास बनाकर उनको ले जाके वहां के शासकों, वहां के सुल्तानों, जमींदारों को बेचा करते थे। एक लाभ का बिजनेस हुआ करता था। तो हुआ क्या, तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म 1150 में तुर्किस्तान में हो रहा है, तो आप सोचिए, अब एक दास के तौर पर उसके जीवन की शुरुआत भी होती है, तो फिर आप कैसे उसके विषय में, प्रारंभिक जीवन के विषय में जानकारी ज्यादा पा सकते हैं? नहीं पा सकते। तो इसलिए देखिए 1150 में जन्म हुआ। जन्म के पश्चात जो परंपरा हमने बताया दासों के क्रय विक्रय का, उसी व्यवस्था का शिकार हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक। बचपन में ही उससे वह दासों के व्यापारियों के हाथ लगा और दासों के व्यापारियों ने उसे बेचना प्रारंभ, एक दास से लेकर दूसरे दास, तीसरे, एक व्यापारी से लेकर दूसरे व्यापारी, तीसरे व्यापारी, इस तरीके से। लेकिन वह अंत में पहुंचता है फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी नामक, नाम याद रखिएगा, पूछा गया एग्जाम में, फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी। ये एक बड़ा दासों का व्यापारी था। कई व्यापारियों के हाथ क्रय विक्रय होते हुए अंततः कुतुबुद्दीन ऐबक पहुंचता है फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी नामक एक दास व्यापारी के पास। अब देखिए उस समय दासों की कीमतें भी उनके क्या बोलते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा पर, किस योग्य है, क्या कर सकता है, इस आधार पर कीमतें भी निर्धारित होती थी। तो अब आप सोचिए, एक अनपढ़ दास और उसके साथ साथ एक पढ़ा लिखा शिक्षित, और इसके अलावा जो घुड़सवारी जानता है, जो तलवारबाजी जानता है, जिसमें एक सैनिक के गुण है, जिसमें साहस है, तो फिर अंतर हो ही जाएगा कि उसकी कीमत अधिक हो जाएगी। इसीलिए व्यापारी करते क्या थे कि दासों को खरीदने के पश्चात उन्हें सैन्य शिक्षा देते थे, पढ़ने लिखने की शिक्षा देते थे, ताकि उनको फिर मार्केट में बेचा जाए तो उनकी अधिक से अधिक कीमत मिल सके। इसी सोच से फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी अपने बेटों के साथ, जिस तरीके से अपने बेटों को उसने शिक्षा दीक्षा दिया, उसी तरीके से अब फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने ऐबक को भी शिक्षा दीक्षा प्रदान किया। लेकिन फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी की जब मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के पश्चात इसके पुत्रों ने, किसके, अजीज कूफी के पुत्रों ने ऐबक को बेच दिया। और बेचा कहाँ, किसके पास पहुंचा फिर ऐबक? ऐबक अब पहुंचता है मोहम्मद गोरी के पास। तो ये उसके बचपन की कुछ उसका जीवन परिचय था कि जन्म के पश्चात किस तरीके से वह दास प्रथा के क्रय विक्रय की व्यवस्था का शिकार होता है। कई व्यापारियों के हाथों बेचते, खरीदते, बेचते पहुंचता है फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी। उसने उसे सैन्य की शिक्षा दी और भाषाओं की शिक्षा दिया, पढ़ना लिखना सीखा। अंततः उसकी मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों ने ऐबक को बेच दिया मोहम्मद गोरी के हाथों में। अब वह किसका दास हो जाता है? मोहम्मद गोरी का दास हो जाता है। लेकिन कहा जाता है ना कि योग्यता दिखी जाती है। मोहम्मद गोरी जो था वो ऐबक को देखते ही वो ये समझ गया कि हो न हो इसमें योग्यता भी है, साहस है, निर्भीक है, तलवारबाजी जानता है, घुड़सवारी जानता है, कहने का आशय है पूरी तरीके से उसमें योग्यता है, जो मोहम्मद गोरी के लिए सहायक भी सिद्ध हो सकता है, उसकी सेना के लिए भी हो सकता है। तो इसीलिए एक सैनिक, शुरुआत में उसने अपना जीवन स्टार्ट किया ऐबक ने एक सैनिक के तौर पर, लेकिन अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर जल्दी ही वह मोहम्मद गोरी की सेना में अमीर आखूर के पद पर पहुंच गया। ये पद उस समय एक प्रभावशाली पद था। ये था कि जो घोड़े होते थे तो घोड़ों को अस्तबल में रखा जाता था, तो उस अस्तबल का मालिक जो होता था उसे कहा जाता था अमीर आखूर। तो अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर जल्दी ही कुतुबुद्दीन ऐबक अमीर आखूर के पद पर पहुंच गया। उसके पश्चात कई
युद्ध हुए, उन युद्धों में उसने गोरी की सहायता किया। मोहम्मद गोरी की इतनी सहायता किया कि वह उसकी योग्यता और उसकी प्रतिभा, उसके साहस को देखकर इतना प्रभावित हुआ कि वह अपने भारतीय क्षेत्र में विजित प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त कर दिया। और इतनी जिम्मेदारी दी कि जब मोहम्मद गोरी की अनुपस्थिति में, जब मोहम्मद गोरी यहाँ से क्षेत्रों को विजित करके गजनी चला जाता था, तो इन विजित प्रदेशों का न केवल वो सूबेदार होता था, उनका रक्षक भी होता था। और रक्षक होने के साथ साथ मोहम्मद गोरी के साम्राज्य का विस्तार भी करता था। तो इसीलिए मोहम्मद गोरी अपने अन्य दासों की तुलना में कि क्या कुतुबुद्दीन ऐबक से अधिक प्रेम करता था, उसके दरबार में अधिक प्रभाव हुआ करता था। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये पहुंच गया कहाँ पर, सूबेदार के पद तक पहुंच गया है। अब हम देखते हैं ऐबक के कार्य। अब यहीं से हम ऐबक के कार्य देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐबक की कौन कौन से काम हैं। तो अभी मैंने आपको बताया शुरुआत में कि कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यों को दो भागों में बांट कर देखते हैं। अब आप इतनी कहानी जान चुके हैं कि वह सूबेदार तक के पद पर, या यूं कहें भारतीय प्रदेशों का स्वामी भी बन चुका है, लेकिन किसके अधीन, मोहम्मद गोरी के अधीन। तो इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यों को दो भागों में हम बांट कर पढ़ते हैं। नंबर एक हो जाता है गोरी के सहायक के रूप में, गोरी के सहायक के रूप में, ये उसके प्रारंभिक कार्य हैं या जीवन की उसकी शुरुआत के। उसके बाद दूसरा काम होता है उसका शासक के रूप में। देखिए, गोरी के सहायक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यों को देखिए तो पहले तो आप इतना जान ही गए कि किस पद तक पहुंच गया है, लेकिन सबसे पहले वो अपने स्वामी के साथ, स्वामी मतलब मोहम्मद गोरी के साथ 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में भाग लेता है और बड़ी मेहनत करता है। उसकी बाद में मोहम्मद गोरी ने कहा भी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यों से या उसके साहस से ही हम तराइन का द्वितीय युद्ध जीत पाए हैं। इसके अलावा दूसरा होता है 1193 ईस्वी में, आपको पता है, चंदावर का युद्ध। तो इस चंदावर के युद्ध में भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोरी की सहायता किया और मदद किया। एक कार्य हो गया उसका। दूसरा कार्य किस रूप में, गोरी के सहायक के रूप में। आगे चलते हैं। तीसरा 1195 ईस्वी में, 1195 ईस्वी में गोरी की अनुपस्थिति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अलीगढ़ को विजित किया, अलीगढ़ के क्षेत्र को विजित किया। इसके अलावा राजस्थान, दिल्ली, इंद्रप्रस्थ, इन आसपास के जो राजपूत शासक थे जो कभी मोहम्मद गोरी से पराजित हो चुके थे, वो अब सर उठाने की कोशिश कर रहे थे। तो उनके विद्रोहों को, वही समय था 1194, 95, 96 का ही समय था जब उसने राजपूतों के विद्रोहों का दमन किया। राजपूतों का भी वो क्या कर रहा है, दमन कर रहा है। ये सब काम वो कर रहा है मोहम्मद गोरी के सहायक के रूप में। इसके अलावा वह 1197 ईस्वी में, पिछली वीडियो आप लोग देखे होंगे तो पता होगा, 1197 ईस्वी में वह अन्हिलवाड़ा पर आक्रमण करता है। वही अन्हिलवाड़ा जहाँ पर सोलंकी वंश की सत्ता थी या चालुक्य वंश की सत्ता थी, जिसके शासक मूलराज ने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। तो वही शासकों, उसकी मूलराज की मृत्यु के पश्चात उसका भाई भीम द्वितीय गद्दी पर था। उस समय तो सोलंकी वंश ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर लिया था, लेकिन 1197 ईस्वी में जब वहां का शासक भीमदेव द्वितीय या भीम द्वितीय था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक अन्हिलवाड़ा पर आक्रमण करता है और भीम द्वितीय को पराजित कर अन्हिलवाड़ा को अपने साम्राज्य में मिला लेता है। इसके अलावा एक और उसका महत्वपूर्ण काम हुआ, ऊपर लिख देते हैं। 1202-3 ईस्वी में 1202-3 ईस्वी में
चंदेल वंशी शासक परमार्द देव को भी पराजित करता है। जब हम राजपूत काल में चंदेल वंश पढ़ा रहे थे तो वहाँ बताए थे कि चंदेल वंश का अंतिम शासक परमार्द देव, आपको याद भी होगा, इसी परमार्द देव के दो प्रसिद्ध सेनापति माने जाते हैं, आल्हा और उदल। तो उन परमार्द देव को पराजित करने वाला कोई और नहीं बल्कि कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो गौरी के सहायक के रूप में कार्य करते हुए इतना काम किया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं उसके शासक के रूप में, ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए, बाकी हम साफ करते हैं तो फिर आगे बताते हैं। अब हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक एक शासक के रूप में। ऐबक शासक के रूप में। कुतुबुद्दीन ऐबक शासक के रूप में केवल उसका कम शासनकाल है, केवल 4 साल का है, लेकिन फिर भी आइए हम देखते हैं उसने शासक के रूप में किन परिस्थितियों में वो गद्दी पर बैठा, क्या क्या उस समय कठिनाइयाँ थी, किस तरीके से उन कठिनाइयों से वो पार पाया। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए हुआ क्या, मैंने बताया आपको कि 15 मार्च 1206 ईस्वी को मृत्यु हो जाती है मोहम्मद गोरी की। और मोहम्मद गोरी की मृत्यु आपको बताया गया था कि असामयिक हुई थी, अचानक हुई थी, खुखरों के विरुद्ध अभियान के पश्चात। इसके पश्चात 24 जून 1206 ईस्वी को ऐबक गद्दी पर बैठता है। लेकिन मैंने अभी बताया कि उसने कभी न सुल्तान की उपाधि धारण किया, न कभी अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और न कभी उसने सिक्के चलवाए। वो जो मोहम्मद गोरी के द्वारा चलवाए गए सिक्के थे उन्हीं के हिसाब से वो ऐबक केवल अपने आप को, या उसने जो उपाधि धारण किया एक मलिक की उपाधि, या उसी को दूसरे शब्दों में हम कहते हैं सिपह सालार की उपाधि। तो ऐबक 4 साल जो शासक के रूप में बिताया वह मलिक अथवा सिपह सालार के रूप में बिताया है, न कि उसने अपने आप को सुल्तान घोषित किया, न उसने कभी अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और न उसने कभी सिक्के चलवाए। अब आप लोगों के दिमाग में एक नया शब्द मिला होगा अभी, क्योंकि अभी प्राचीन भारत में खुतबा शब्द कहीं नहीं आया था। खुतबा वो होता था कि जब कोई शासक गद्दी पर बैठ जाता था तो उसके नाम का खुतबा पढ़ा जाता था। खुतबा पढ़ा जाने का आशय ये हुआ कि वह शासक की संप्रभुता है। संप्रभुता का मतलब वो एक विधिक रूप से अब शासक घोषित हो चुका है। तो जबकि ऐसा मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं करवाया। खुतबा के विषय में जब फिरोज तुगलक का शासनकाल पढ़ाएंगे तो वहाँ डिटेल में आएगा, क्योंकि खुतबा पढ़े जाने की परंपरा में बदलाव करने वाला जो शासक था वो फिरोज तुगलक था। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब लेकिन आपको पता है कि मोहम्मद गोरी के कोई अपने पुत्र नहीं थे, इसीलिए उसका एक फेमस कथन था, वो अक्सर कहा करता था कि सबके 2, 4, 6 पुत्र होंगे तो मेरे तो हजारों हजार पुत्र हैं। तो हजारों हजार पुत्र का मतलब वो अपने दासों को संबोधित करके कहता था, और ये भी कहता था कि मेरे मरने के पश्चात यही मेरे पुत्र अर्थात यही मेरे दास मेरे द्वारा विजित प्रदेशों को और आगे तक ले जाएंगे, उसके साम्राज्य का विस्तार मेरे और करेंगे। ऐसा मानना था मोहम्मद गोरी का। तो जब इस बात से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मोहम्मद गोरी के कितने दास थे, और उन दासों में कुतुबुद्दीन ऐबक 14 जून 1206 ईस्वी को किस तरीके से गद्दी पर बैठता है, वह उसकी कठिनाइयों का समय था। क्योंकि उस समय 2 बड़े दास, एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक खुद था जो लाहौर को अपना केंद्र बिंदु मानकर या अपना मुख्यालय बनाकर भारतीय प्रदेशों का संरक्षक था। लेकिन जब गोरी की मृत्यु हुई तो उस समय 2 अन्य और दास, एक का नाम था ताजुद्दीन यल्दौज और दूसरे का नाम था नासिरुद्दीन कुबाचा। ये दोनों की स्थिति लगभग ऐबक के समान ही थी। ये दोनों भी ऐबक की तरह योग्य थे। ये दोनों ही समस्या पैदा कर रहे थे कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन समस्या से निपटने के लिए उसने एक कूटनीति का सहारा लिया, क्योंकि मैंने अभी बार बार कहा कि इन तीनों दासों की स्थिति लगभग एक समान थी। तो ऐबक के पास उस समय ये इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो इनको
किसी युद्ध में पराजित करे और पराजित करने के पश्चात फिर एक अपने गद्दी पर बैठने की कोशिश करे। इसलिए उसने कूटनीति से काम किया और कूटनीति से काम करते हुए उसने यल्दाओज और कुबाचा से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। उस वैवाहिक संबंध के परिणाम स्वरूप ऐबक ने यल्दाओज से अपनी बहन का विवाह कर दिया और जबकि कुबाचा से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। अब सोचिए, जब ये वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते हैं तो कहने का आशय ये हुआ कि अब ऐबक की समस्या का समाधान हो जाता है और अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अपने एक और दास जो आगे चलकर गद्दी पर बैठता है इल्तुतमिश से ऐबक अपनी पुत्री का विवाह कर देता है ताकि इल्तुतमिश जैसे मजबूत दासों का समर्थन भी उसे मिलता रहे। तो इन वैवाहिक संबंधों के परिणाम स्वरूप जब ये स्वभाव नरम हुआ ऐबक के प्रति तो उसने गोरी के साम्राज्य का विभाजन कर लिया। कहाँ कहाँ का क्षेत्र किसको देता है ये भी हम देख लेते हैं। देखिए, आपको ध्यान होगा कि मैंने ये बताया था कि मोहम्मद गोरी शासक के रूप में अपने जीवन की शुरुआत किया था गजनी से, क्योंकि गोर प्रदेश पर उसके भाई की सत्ता थी और गजनी को जीतकर उसके भाई ने मोहम्मद गोरी को सौंपा था। तो जो वो गजनी का साम्राज्य था, गजनी का साम्राज्य मिल जाता है यल्दाओज को। यह विभाजन था। दूसरा, मुल्तान और सिंध का जो क्षेत्र था ये मिलता है कुबाचा को और बाकी जो भारतीय प्रदेश थे बंगाल तक के वो सभी क्षेत्र मिलता है ऐबक स्वयं ले लेता है। तो इस तरीके से वैवाहिक संबंध स्थापित करके फिर मोहम्मद गोरी के साम्राज्य का बंटवारा करके इन अपने विरोधियों से वह अपनी समस्या का समाधान कर पाता है। उसके बाद फिर 24 जून 1206 ईस्वी को वह गद्दी पर बैठता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब इस समस्या से अपना समाधान पा लिया तो उसने और अपने दिमाग या अपना मन लगाया बंगाल की ओर, क्योंकि आपको याद होगा कि मोहम्मद गोरी का एक अन्य दास सेनापति इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी जिसे नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर डाला था। तो उन विश्वविद्यालयों मतलब वो विश्वविद्यालयों से बख्तियार खिलजी थोड़ा इतिहास में ज़्यादा फेमस हो जाता है, ज़्यादा जाना जाता है, कुख्यात हो जाता है। तो बंगाल में भी समस्या थी उस समय, क्योंकि बख्तियार खिलजी के मृत्यु के पश्चात वहाँ अली मर्दान जैसे कई सूबेदार जो उसकी उसके लिए समस्या बन रहे थे। तो यल्दाओज और कुबाचा से निपटने के पश्चात कुतुबुद्दीन का अगला जो टारगेट था वो बंगाल की समस्या का समाधान करना और अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी कूटनीतिता से वो बंगाल की भी समस्या का समाधान कर पाया। इसके अलावा उसने कौन कौन से क्षेत्र को जीते थे ऐबक ने गोरी के सहायक के रूप में हमने आपको बता ही दिया। अब जो सवाल कुतुबुद्दीन ऐबक से बनते हैं वो कुछ और सवाल अलग से बनते हैं। अब आइए हम उन पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपमा दी जाती है। लाख बख्श की उपमा इसलिए दी जाती है, सवाल कई बार एग्जामों में पूछा गया कि लाख बख्श किसे कहा जाता था, तो लाख बख्श कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि वह एक दानी व्यक्ति था। उसके विषय में ऐसा माना जाता था कि वो लाखों रुपए का दान देता था। तो लाखों का दान देने के कारण उसे क्या कहा जाने लगा, लाख बख्श कहा जाने लगा। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा उसको एक और नाम दिया गया था कुरान ख्वां। कुरान ख्वां की उपाधि इसलिए दी गई थी कि ऐसा कहा जाता था कि वो संपूर्ण इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ, तो संपूर्ण कुरान शरीफ की आयतें वो रट डाला था और उसे सुरीले स्वर में गाया करता था। इसी कारण सुरीले स्वर में कुरान की आयतों को गाने के कारण ही उसे एक और उपमा दी जाती है, कौन सी, कुरान ख्वां की। इसके अलावा आपको पता है कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो सल्तनत काल का पहला शासक है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक है, भारत में तुर्की सत्ता का संस्थापक है, पहला शासक है, पहला तुर्क सुल्तान है। इसलिए
जो भी चीज़ें उसने यहाँ पर बनवाई वो भारत में पहली मानी जाती है। ये याद करने का आसान तरीका, या अगर आपसे ये पूछ लिया जाए उत्तर भारत में बनवाई गई पहली मस्जिद कौन थी, इसको आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। वो इसलिए कि जो शासक पहला होगा उसी के द्वारा जो बनवाया गया होगा वो पहला क्या मस्जिद हो सकती है, या पहला मकबरा हो सकता है, या कुछ भी। खैर इसने मकबरे का निर्माण तो नहीं करवाया था। अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक के कुछ निर्माण की बात कर लेते हैं। उसके द्वारा बनवाई गई 3 ऐतिहासिक इमारतें हैं जो इन 3 इमारतों से सवाल खूब पूछे जाते हैं। देखिए, पहला है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। नाम ही कुछ ऐसा है कि आपको याद हो जाएगा, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद उसका निर्माण उसने दिल्ली में करवाया था। और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो थी वो उत्तर भारत में बनी हुई पहली मस्जिद मानी जाती है। ध्यान दीजिएगा, मैं उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ, न कि संपूर्ण भारत की। तो उत्तर भारत में बनाई गई पहली मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है। कहाँ पे स्थित थी? वो दिल्ली में थी। इसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। याद करने का, कुतुबुद्दीन और कुब्बत ये दोनों शब्द कुछ मिलते जुलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा, 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5, कहीं कहीं आपको ये शब्द 2.5 भी मिल जाएगा, तो 2.5 और 2.5 लगभग एक ही चीज़ें हैं। तो 2.5 दिन का झोपड़ा, ये इमारत भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ये स्थित है अजमेर में। इनकी स्थिति कहाँ, ये अवश्य याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, तो अजमेर में स्थित है। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा तीसरी बनवाई गई जो इमारत है वो है कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार से सवाल खूब पूछते हैं, तो ये तीनों नोट करने के पश्चात अब आप हेडिंग लगा लीजिए कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के विषय में कुछ और हम बता देते, क्योंकि कुतुब मीनार से सवाल पूछा जाता है। चलिए, ये तीनों नोट कर लिए हैं, तो आप हेडिंग लगा लीजिए कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, देखिए कुतुब मीनार के विषय में सवाल क्या क्या पूछे जाते हैं, उन्हीं सवालों पर देखिए चर्चा करते हैं। देखिए, कुतुब मीनार का यदि आपसे पूछा जाए कि संस्थापक कौन था या कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो आप बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी ये सवाल पूछा जाएगा कि कुतुब मीनार का संस्थापक या कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो आप बताइएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अब आपको लग रहा हो कि यही बात हम अभी पहले बताएं, फिर क्यों रिपीट कर रहे हैं, क्यों, इसलिए अब आगे देखिए। लेकिन जब आपसे ये पूछ लिया जाए कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था, वो इसलिए क्योंकि आपको पता है, अभी हम आगे चर्चा भी करेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक की भी अचानक ही मृत्यु हो गई थी, तो उसने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा नहीं कर सका था। तो कुतुब मीनार के निर्माण कार्य का पूरा करना, यह काम किया उसके दामाद, उसके दास या उसके अगले उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने। तो इसलिए जब निर्माण पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक, और निर्माण कार्य पूर्ण किसने किया था जब यह पूछेगा तो आप बताइएगा इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, ये इतनी बातें हो गई। इसके अलावा और आगे बढ़िए, जब आपसे ये पूछा जाए कि कुतुब मीनार किसके शासनकाल में उसकी 5वीं मंजिल नष्ट हुई थी। 5वीं मंजिल, देखिए आकाशीय बिजली गिरने के कारण उसकी 5वीं मंजिल, कुतुब मीनार 5 मंजिला है, तो उसकी 5वीं मंजिल नष्ट हो गई थी फिरोज तुगलक के शासनकाल में। तुगलक वंश का शासक था फिरोज तुगलक। फिर सवाल पूछता है कि कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का पुनर्निर्माण किसने करवाया था। पुनर्निर्माण करेगा, पूछेगा तभी फिरोज तुगलक लगाइएगा, अन्यथा आप सिर्फ इतना लगा दीजिएगा इल्तुतमिश। तो 5वीं मंजिल का पुनर्निर्माण यदि पूछा जाए आपसे, तो आप बताइएगा 5वीं मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया था फिरोज तुगलक ने। ये थे इतने सवाल आपके जो कुतुब मीनार से पूछे जाते हैं। और ये भी आपको पता है कि कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में। ये है कुतुबुद्दीन ऐबक के कुछ निर्माण कार्य।
अब हम चर्चा कर लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके दरबार में कई विद्वान निवास करते थे, जिनमें से 2 बड़े विद्वान फेमस हैं। उनकी किताबों के नाम, या ये पूछा जाता है कि ये दोनों विद्वान किस सुल्तान के दरबार में निवास करते थे, तो उन दोनों के नाम देख लेते हैं। देखिए, पहले एक विद्वान थे जिनका नाम था हसन निजामी। एक विद्वान थे जिनका नाम था हसन निजामी, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहते थे। और दूसरे एक विद्वान थे जिनका नाम था फख्र, बोर्ड पर शब्द लिखा है, फख्र ए मुदब्बिर। एक विद्वान ये थे जो कुतुबुद्दीन ऐबक की दरबार की शोभा बढ़ाते थे। अब सवाल पूछता है कि हसन निजामी की पुस्तक का नाम क्या था, तो ये नाम हसन निजामी की पुस्तक का नाम था ताजुल मासिर। देखिए, कहीं कहीं आपको एक में लिखा मिल जाएगा, हम यहाँ पर अलग अलग लिख दे रहे हैं, जब इसको मिलाएंगे तो सेम वही हो जाएगा। ताजुल मासिर एग्ज़ाम में खूब पूछी गई सवाल है। ज़्यादातर वो बच्चे जो यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं वो देखेंगे तो जोड़ा मिलाने में जहाँ फिर मध्यकालीन इतिहास के पुस्तकों का नाम आया है, ये सवाल अवश्य पूछा गया है। टीजीटी पीजीटी में भी कुछ पूछा गया है, जीएस में तो हमेशा पूछा ही जाता है। ताजुल मासिर नामक पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं, तो ताजुल मासिर नामक पुस्तक के लेखक माने जाते हैं हसन निजामी। और यही हसन निजामी जो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहते थे। अगले व्यक्ति हैं फख्र ए मुदब्बिर। इनकी पुस्तक का नाम है आदाब उल हर्ब। आदाब उल शर्ब, हर्ब नहीं, आदाब उल शर्ब, ये पुस्तक है किसकी, फख्र ए मुदब्बिर की। तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक के शासक के रूप में कुछ कार्य, जिनमें आप लोगों ने किस तरीके से अपनी कठिनाइयों से निजात पाया, किस तरीके से अपने कंपटीटर दासों को अपने रास्ते से अलग किया कूटनीति के माध्यम से, किस तरीके से उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किया, किस तरीके से कुतुब मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य को अन्य दासों में वितरित किया, अपनी स्थिति को मजबूत किया, उसके पश्चात उसके द्वारा किए गए निर्माण कार्य, फिर उसके द्वारा जो विद्वान उसके दरबार में रहते थे, ये सारी चीज़ें आप लोग जान गए। अब देखिए 1210 ईस्वी में चौगोन को कहीं कहीं पुस्तकों में आपको पोलो भी मिल जाएगा। चौगोन या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर अचानक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। तो वह कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई थी, तो वह शासक या सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसकी घोड़े से गिरने से मृत्यु हुई थी। अब जो अगला शासक आपको पढ़ना है और सबसे महत्वपूर्ण शासक है इल्तुतमिश, क्योंकि इल्तुतमिश के द्वारा किए गए कार्य से सवाल खूब बनते हैं। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण शासक हैं मध्यकालीन भारत में, जैसे आप लोग कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ें, अब इल्तुतमिश को पढ़िए। इल्तुतमिश के बाद रजिया को, रजिया के विषय में डिटेल नहीं, फिर बलबन के बाद अलाउद्दीन खिलजी, फिर सीधे आप चलिएगा मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक। ये 4-5 शासक के विषय में डिटेल में आप पढ़ लेंगे। संपूर्ण मध्यकाल की मैं बात कर रहा हूँ। 10 शासक तो गुलाम वंश में हुए हैं, लेकिन मैं संपूर्ण सल्तनत काल की बात कर रहा हूँ, यानी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। लोधी वंश में सिकंदर लोधी से सवाल पूछे जाते हैं, और इब्राहिम लोधी से सिर्फ सवाल इतना जाए कि पानीपत के प्रथम युद्ध में उसकी पराजय हुई थी, बाबर ने उसे पराजित किया था। वो लोधी वंश का या सल्तनत काल का अंतिम शासक था, एक अयोग्य व्यक्ति था। तो इसलिए बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कितने शासकों को पढ़ना है, नहीं, चीजें क्या है जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आती है, उस दृष्टिकोण से आप पढ़िए तो ज़्यादा आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए अब हम यहीं से इसको समाप्त करेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए, इसकी मृत्यु के पश्चात मैंने बताया कि एक और शासक बनता है जिसका नाम है आराम शाह। लेकिन यह आराम शाह जो है वो कुछ महीनों के लिए 1210 ईस्वी में कुछ महीनों के लिए शासक बनता है, इसलिए इसके विषय में जानकारी का अधिक अभाव है, न इससे सवाल कभी पूछा जाता है। हाँ, आप चूंकि अब इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतना जरूर जान लीजिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के तुरंत पश्चात
तत्पश्चात इल्तुतमिश गद्दी पर नहीं बैठता, बल्कि एक शासक बीच में आराम से कुछ महीनों के लिए बैठता है। अब हम जब अगली वीडियो लेकर आएंगे उसमें आपको पढ़ाएंगे हम इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के विषय में डिटेल में देखते हैं। अब आराम शाह के विषय में जितनी जानकारी आपको चाहिए थी वो मिल गई है, ठीक है ना। तो चलिए फिर यह वीडियो यहीं से हम समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।